वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आपका नमस्ते फिजिक्स में हमारे इस खूबसूरत चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक बात दिमाग में रखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि एक कॉमेडी वीडियो नहीं है। पेन कॉपी लेके जरूर बैठिएगा प्लीज, है ना। पेन कॉपी लेके बैठोगे, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो बड़े लोग देख रहे हैं, जिनको देखना है तो वो बिना पेन कॉपी के देख सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पेन कॉपी इज मस्ट। जहां जो आपको लगता है वो लिख लीजिए। मान लो नहीं लिख पा रहे, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ऑप्शन है उसके अंदर, वीडियो को स्लो कर लीजिए। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सीबीएसई के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी जरूरी है, न्यूमेरिकल्स में भी बार बार लगते हैं। तो आज का ये वीडियो, अभी तक बनाए गए वीडियोस में हम ये बोलेंगे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट आपको देने वाला है, तो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। और एक बार आपने ये देख लिया, समझ लिया, तो आपको दिक्कत नहीं होगी फिर कभी। आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बोलेंगे माने इसका हमारा अर्थ होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम अभी ई बोलेंगे और इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सॉरी, हम ये तीन केसेस में पढ़ने वाले हैं बच्चों। कौन कौन से केसेस में? देयर विल बी 3 केसेस। केस वन होगा अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, इन एन एक्सियल पोजीशन। ओके, तो ये तो नामकरण है अकेला। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम, वो भी काय के कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। वैद्युत द्विध्रुव अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लेक्चर नंबर 4 देख लीजिए, आपको पूरा सब कुछ समझ में आ जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की जैसे ही हमने बात की तो आपके दिमाग में तुरंत आया, क्या आया कि दो बराबर आवेश या बराबर चार्ज कुछ दूरी पर रखे हैं। तो माना ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। सपोज ए बी इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल which consists of -q and +q charges. Distance between those charges is 2l, whose dipole moment is vector p and midpoint is o. क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? हमने क्या माना कि ए भी एक डाइपोल है और इसके बीच की दूरी ये डिस्टेंस 2l है, मिड पॉइंट है तो ओ और ओ भी कितना है? ll है। कोई दिक्कत नहीं है। हमें अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति मतलब एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन बोले तो इसकी अक्ष पे चलेंगे। अक्ष पर हमें चलेगा, यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट सी है, ठीक। इस पॉइंट सी की मध्य बिंदु ओ से मिड पॉइंट से डिस्टेंस हमने r कंसीडर कर ली। कितनी दूरी ली? r। ध्यान से समझते रहिएगा, है ना। r दूरी यहाँ पे हमने ली, तो फिगर में देखिए हमने क्या कंसीडर किया कि मिड पॉइंट o से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट c है जो कि अक्षीय स्थिति में है, ठीक है। एक्सिस पे है इसकी डिस्टेंस है r। तो बच्चों क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि जो BC है, जो BC है कितना होगा? ये पूरा OC माइनस OB मतलब R माइनस L। BC विल बी R माइनस L एंड AC विल बी R प्लस L। समझ में आ रहा है ना? AC कैसे निकलेगा? AC इक्वल्स टू OC प्लस OA। OC है R, OA है L, R प्लस L। हो गया ना? इन इंग्लिश सबको समझ में आ गया? अब देखो, इस पे जब हमें इंटेंसिटी निकालनी है पूरे डाइपोल के कारण, पूरे द्विध्रुव के कारण, तो पहले हम निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण या नेगेटिव, किसी के भी निकालो। यानी एक चार्ज की इंटेंसिटी निकालेंगे, दूसरे चार्ज की इंटेंसिटी निकालेंगे और इसको वेक्टर अलजेब्रा से सॉल्व करेंगे, सदिश नियम से इसको सॉल्व करेंगे, हल करेंगे आगे, ठीक है। तो देखो जरा, स्पष्टतः धनावेश के कारण, स्पष्टतः इंग्लिश में बोलेंगे क्लियरली, E ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, E1 क्या आएगा? K Q अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। ये पढ़ा था ना हमने पिछले लेक्चर में कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ये होता है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो हमारी गलती नहीं है, आपकी भी गलती नहीं है। लेक्चर नंबर 4 को आप देख के आइए, पूरा ये समझ में आएगा। तो K का क्या मतलब है? K का मतलब है सब जगह 1/4πε0 वायु निर्वात के लिए, एयर के लिए, वैक्यूम के लिए, कोई मीडियम के लिए और पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
तीव्रता है प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ गई बात? व्हाट इज बीसी? बीसी इज आर माइनस एल। ओके बच्चों, तो दिस इज के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो किस तरफ आएगा? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है, पिछले लेक्चर में, कि धनावेश की तीव्रता बाहर की तरफ होती है, प्लस क्यू चार्ज की इंटेंसिटी आउटवर्ड होती, तो ये आएगी कहां को बेटा? इधर को आएगी, है ना? ये हो गई E1। और माइनस क्यू चार्ज के लिए हम जो लेने वाले हैं, इस पे तीव्रता जितनी भी आएगी, ये आएगी अंदर को, ठीक, अंदर को आएगी, इसी लाइन के अलोंग आएगी। ये होगी वेक्टर E2। इधर हमें लिखना पड़ेगा क्या? BC के अनुदिश, BC के अनुदिश। ओके, वेक्टर BC के अनुदिश, इंग्लिश में अलोंग वेक्टर BC। क्लियर? समझ में आ गया? इसी प्रकार क्या? E2 बोले तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट दिस पॉइंट C, दैट विल बी हाउ मच? K आएगा, चार्ज हो जाएगा। डिस्टेंस अभी कितनी की? BC थी, अब डिस्टेंस होगी AC, और AC की वैल्यू है R प्लस L, तो ये आएगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और इसकी डायरेक्शन होगी अंदर की तरफ। कहां को? अंदर की तरफ होगी, C से A की तरफ। तो एक बार हिंदी में लिख दिया, एक बार इंग्लिश में लिख दिया। इंग्लिश वाले हिंदी सीख जाएंगे, हिंदी वाले इंग्लिश सीख जाएंगे। इसका मतलब है वेक्टर सी ए के अनुदिश, इसका मतलब है अलोंग वेक्टर सी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंग्लिश की जरूरत नहीं पड़ेगी कोचिंग पढ़ने की अलग से, या जब पढ़ोगे तो जल्दी सीख जाओगे, है ना? चलो, तो हमने क्या देखा कि इस पॉइंट पे प्लस चार्ज की इंटेंसिटी बाहर को आ रही है, माइनस की अंदर को आ रही है। अब वेक्टर रूल क्या कह रहा है? इधर पे अब टोटल इंटेंसिटी कितनी आएगी? मान लो कोई 10 से धक्का मार रहा है, 4 से खींच रहा है, तो ये क्या बचा? 6 बचेगा, इस तरफ कितनी बचेगा? मतलब बड़े में से छोटा माइनस कर देंगे। मतलब कहने का क्या हुआ बच्चों? स्पष्टतः बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता EA क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन। ये कैसे आएगी? E1 माइनस E2। माइनस क्यों किया? क्योंकि E1 व E2, वेक्टर E1 व वेक्टर E2 कैसे हैं? विपरीत हैं, दिशाएं अलग अलग हैं, और अकेले दिशाएं अलग से माइनस नहीं होता, एक ही लाइन ऑफ एक्शन है, एक ही क्रिया रेखा है, दिशाएं विपरीत हैं, और क्या है? E1 बड़ा है E2 से, इसलिए हमने इसमें से इसको माइनस किया है। बात समझ में आ गई होगी बच्चों? पक्का आ गया ना? ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप आराम से लिख सकते हो, मैं स्लो चल रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ। ठीक, अब समीकरण 1, 2 व 3 से ये मान और ये मान उठा के इसमें भरना है। ठीक, तो आगे क्या लिखेंगे? समीकरण 1, 2 व 3 से फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3 क्या बोलेंगे? समीकरण 1, 2 व 3 से EA बोले तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है? कितनी आ रही है बोलोगे? कितनी आ रही है बेटा अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता? इसकी वैल्यू होगी K Q डिवाइडेड बाय R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस K Q डिवाइडेड बाय R प्लस L का होल स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी। ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो बच्चों अब इसमें फिजिक्स खत्म हो गई। अब 6वीं या 7वीं क्लास की मैथ बची छोटी सी, जो अब आपको समझने में दिमाग पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। देखो स्क्रीन में एलसीएम लिया इसका, क्या आया? R माइनस L का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, K Q दोनों में से कॉमन आ गया है, K Q तो कॉमन आ गया, इधर 1 बचा था, इसका इधर गुणा होगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर होगा, और इधर R माइनस L का होल स्क्वायर होगा। क्लियर? समझ में आ गया होगा इतना? अब जब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो a प्लस b a माइनस b होता है, आप मालूम है, छोटी क्लास में पढ़ के आए हो। a प्लस b, R प्लस L प्लस b, तो प्लस R माइनस L इंटू दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो a क्या है? a j है, और माइनस b तो माइनस R
प्लस एल, और नीचे क्या आएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो जो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरे का होल स्क्वायर। ये तो सिंपल मैथ्स है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ऐसे में लग गया फार्मूला, एक बार वैसे में लग गया। ठीक, अरे समझ में आया कि नहीं, लिख के बताएं फार्मूला क्या। अरे 12th क्लास वाले हो ना आप लोग, इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इधर लगाया यहां से यहां, और नीचे लगाया यहां से यहां। ए की जगह है आर प्लस एल, बी की जगह है आर माइनस एल, इसमें रख के देख लेना। ठीक है, अगर समझ में नहीं है तो चलो, इसमें से एल कैंसिल हो गया और इसमें से आर कैंसिल हो गया, क्या बचा एल प्लस एल 2l, आर प्लस आर 2r। तो बच्चों ये आया क्या, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू इंटू 2l, 2l मैं पहले लिख रहा हूं है ना, इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत होती ही नहीं है। अरे होती है क्या, अरे कोई जब इतने अच्छे से बताएगा उसके बाद भी दिक्कत होगी, दिक्कत होगी तो दोबारा देख लेना। ठीक है, फोन कर लेना, फोन नंबर ये लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, हाँ, परंतु 2ql हमें मालूम है क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ा था ना हमने पिछले लेक्चर में। तो 2ql की जगह आ गया p, तो इसलिए अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या आ गई बेटा, इधर आ गया p, तो k इंटू 2pr, ये 2r है तो इसका 2 इधर पे p पूरे की जगह ar अपॉन क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो बच्चों वैसे तो ये फॉर्मूला आ गया, पूरा हो गया, लेकिन आपको एक कदम और आगे जाना है। एक और कदम क्या आगे जाने का, देखो जरा, वन मोर स्टेप वी हैव टू मूव। व्हाट इज दैट स्टेप, कि यदि द्विध्रुव छोटा हो, क्या बोले, इफ द द्विध्रुव, इफ द डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल अगर छोटा है तो क्या होगा, मतलब कहने का है कि hence if L square is much less than R square, मतलब ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हो एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ L, मतलब डाइपोल लेंथ का जो हाफ है उसके कंपैरिजन में R बहुत ज्यादा अगर है तो क्या करेंगे, तो L स्क्वायर को नगण्य मानने पर इंग्लिश में बोलेंगे नेग्लेक्टिंग L स्क्वायर। ओके, तो L स्क्वायर को छोड़ दीजिए। अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या आई बताओगे आप, k इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर। L स्क्वायर छूट गया ना, क्या बन गया 2kpr अपॉन r पे 4 की पावर, तो हम बोलते हैं इसको r पे 4, क्या बोले r पे 4 की पावर। एक r कैंसिल हो गया, क्या बचा 2kp अपॉन r क्यूब। आ गई ना अक्षीय स्थिति में तीव्रता। ये क्या है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या है, बोर्ड में भी पूछा जाता है 1 मार्क क्वेश्चन, इसकी डायरेक्शन क्या है, कहां को आई ये तीव्रता। देखो ये 10 था, ये 6 था, तो इधर को बचेगा ना बड़े वाले की तरफ, तो क्या बोलेंगे वेक्टर p के अनुदिश अलोंग वेक्टर p। देखो यही को वेक्टर p है और अक्षीय स्थिति में तीव्रता यही को आई। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सर जो पॉइंट से हम यहाँ लेते तो भी यही आता है, दिशा वही को आएगी, करके देख लेना आप, नहीं आए समझ में आप फोन करना हम समझा देंगे। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में समझ में आ गया, एक बार करके देख लेना, एक बार सोच के देख लेना, एक बार ब्रश करते में करके देख लेना, ब्रश करते में करके कहां से देखोगे, ब्रश करते में सोच के देखोगे। ठीक, खाना खाते में सोच लेना एक बार, कभी नहीं भूलोगे, फिजिक्स अपनी हो जाएगी फिर। ठीक, तो बात समझ में आ गई। हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, और किस केस में पढ़ा, एक्सियल पोजीशन में पढ़ा। अब केस नंबर 2 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, निरक्षीय स्थिति में। कहां पे, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल, कम पढ़ रहा है तो इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें। ठीक है, तो इक्वेटर पे आप ध्यान से समझिएगा जरा, है ना, फिर से ध्यान लगा लीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आपका हो चुका है और 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन शुरू होने वाला है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया है
और अगले 5-7 मिनट में 10 मिनट में एक और 5 नंबर का क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं पैक करने जा रहा हूं। ठीक, ध्यान से देखिएगा। हाँ, निरक्षीय स्थिति में जाना है मतलब क्या करना है, देखो जरा, ये हमारा डायपोल हो गया ए बी, माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना है जिनके बीच का डिस्टेंस 2l। ठीक, मिड पॉइंट O है। इक्वेटर पे जाना है, निरक्षीय स्थिति में जाना मतलब लंबवत जाना है इसके, ये चलेगा लंबवत, पॉइंट सी यहाँ पे लिया। अब हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए है, तो इसके लिए हम धनावेश के कारण निकालेंगे तो पक्का ये कहाँ को आएगी बताओ, धनावेश की तीव्रता बाहर को आती है, हमें मालूम है, ये वेक्टर E1 होगा। फिर ऋणावेश की तीव्रता माइनस क्यू चार्ज के कारण निकालेंगे तो ये कहाँ को आएगी, अंदर को आएगी, तो ये वेक्टर E2 होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस OC को हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, R कंसीडर कर रहे हैं, OA भी है, AB2 है, इधर तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो BC कैसे निकालोगे आप, ये 90 डिग्री का एंगल है, BC कैसे आएगा, r² प्लस l, r² प्लस l² का रूट सभी को मालूम है, BC कितना आएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, r² प्लस l² का रूट आएगा और इतना ही AC आएगा, जितना BC आएगा उतना AC आएगा। अब बड़े त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ABC में in triangle ABC these two sides AC and BC are equal, therefore the angles opposite to these sides will also be equal। तो इसको थीटा और इसको थीटा कंसीडर कर लिया, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर हो गए तो इनको हमने थीटा थीटा मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया हमने कि एंगल OAC इक्वल्स टू एंगल OBC बोथ आर थीटा। ठीक है, और OC जो है, CO जो है, ये परपेंडिकुलर है AB पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इतना समझ में आ गया। बस आप थोड़ा ध्यान लगाना है ना। बच्चे कहते हैं फिजिक्स समझ में नहीं आती, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि उनको क्या समझ में नहीं आता। जो लोग कहते हैं हमें समझ में नहीं आता, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि आपको क्या समझ में नहीं आता। अगर फिजिक्स समझ में नहीं आती दुनिया में, तो क्या मैं आज आपको पढ़ा पाता, ये मोबाइल बनता फिजिक्स ने बनाया नहीं बनाया, सॉफ्टवेयर इतने सारे फिजिक्स ने बनाए नहीं बनाए, मशीन है, लाइट, पंखा है ना, जो दिख रहा है, गाड़ियां, कार, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, सब फिजिक्स ने बनाया कि नहीं बनाया। तो कभी ये मत कहना फिजिक्स समझ में नहीं आती। ठीक, फिजिक्स समझ में तो आती है, कोशिश तो करके देखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ ये बात अलग है कि आपका मन नहीं लगता है, इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको नहीं आती वो अलग बात है, लेकिन फिजिक्स समझ में आती है, इसीलिए दुनिया इतनी हाईटेक हो गई है। ठीक, देखोगे जरा, हाँ इसमें निरक्षीय स्थिति में चल रहा है, इसको हम हेडिंग को अलग करते हैं। अब देखिएगा जरा, स्पष्टता क्लियरली E1 मतलब क्या बोलेंगे, धनावेश के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, KQ बटे दूरी का वर्ग, डिस्टेंस स्क्वायर। ठीक, और BC कितना है, इतना, और इसका स्क्वायर होगा तो ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, KQ अपॉन क्या आएगा, बोलो बोलो बच्चों, r² प्लस l² आएगा ना। किस डायरेक्शन में आएगा, ये किस दिशा में आएगा, अलोंग वेक्टर BC आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, B से C की तरफ आएगा, पक्का आएगा ना। ठीक, एंड ये काय के कारण है, प्लस Q के कारण। ठीक है, C पर धनावेश के कारण तीव्रता। अब माइनस Q के कारण कितनी आएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बताइए आप, इतनी ही आएगी, KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस है AC का स्क्वायर यानी J का स्क्वायर, यानी क्या आया, r² प्लस l²। तो जितनी इसकी आई उतनी इसकी आई, तो अंतर क्या है, इधर देखो जरा, इसको एक जन इधर 5 न्यूटन फोर्स से खींचे और एक जन इधर खींचे, इसका क्या होगा, जिसको बिल्कुल भी फिजिक्स नहीं आती, आर्ट का स्टूडेंट है, हम तो कह रहे हैं रोड पे ठेला चलाने वाला है, उसको समझ में आ जाएगा, गांव के लोगों को समझ में आ जा रहा है। कैसे, कुएं में कभी कोई गाय या जानवर गिर जाता था, हम लोगों को मालूम है, तो गांव में क्या करते हैं, एक वो पलंग या चारपाई डालते हैं, उसके चारों कोने में रस्सी बांधते हैं, लोग चारों तरफ खींचते हैं, यानी चारपाई को कैसे खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, इधर खींचेंगे, चार तरफ खींचेंगे और वो चलती बीच में। ठीक है, गुलेल से देखे, गुलेल से निशाना लगा, अरे अभी रामायण आ रही थी, ठीक है,
तो रामचंद्र जी बाण मार रहे थे, है ना, रावण के लिए। कहाँ जा रहा था? अरे अर्जुन का ले लो, विष्णु पितामह तो बाण चलाए थे उसने, इधर जा रहा था, क्यों जा रहा था? तो बिना फिजिक्स समझने वालों को भी ये समझ में आएगा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर कहीं आने वाला है, इधर कहीं आने वाला है। ठीक, चलो कैसे? तो इसके लिए 11वीं में आपने पढ़ा था, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा क्या होगा, पहले तो ये बता दीजिए। ये संगत कोण है, देखो दीज आर दी क्या बोलेंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेस्पॉन्डिंग एंगल्स है तो इक्वल है, और ये थीटा तो ये थीटा क्यों, ये है ऐसा, तो ये थीटा और ये थीटा क्यों, ये एकांतर अंतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ये करेस्पॉन्डिंग के कारण इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर के कारण इक्वल। ठीक, अब जे वेक्टर E1 है तो हमने 11th में आपको बहुत सिखाया, बहुत मजे से पढ़ाते थे हमें ना। इसके दो कंपोनेंट करेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। ये थीटा है तो जहां थीटा होता है वहां आता है cos कंपोनेंट, तो ये होगा E1 cos थीटा, जो बचेगा वो आएगा ऊपर E1 sin थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट आप कर दीजिए, एक को ले जाओ ऊपर, ऊपर आएगा E1 sin थीटा, और जहां थीटा रहता है उधर आएगा cos, तो ये आएगा E1 cos थीटा। अब ऐसे ही E2 नीचे आ रहा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, तो एक इधर आएगा और एक नीचे जाएगा। मालूम है ना सबको, इधर थीटा है तो cos इधर आएगा, sin वाला नीचे जाएगा, तो इधर पे आएगा क्या, E2 cos थीटा, और नीचे को क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, E2 sin थीटा। बच्चों समझ में आ गया? बस फिजिक्स इसमें की हो गई, थोड़ी सी और बची, जोड़ घटाना बचा, बच्चों का खेल बचा, मजा आ जाएगा। ये चित्र समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को रीप्ले करिए, दोबारा प्ले करिए वीडियो को, और जब तक ये समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़िए। ठीक, देखिएगा जरा आप कैसे। E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा कैंसिल ईच अदर being equal and opposite along the same line of action। मतलब बराबर भी है, अपोजिट भी है, और एक ही लाइन के अलोंग है। जब तीन बातें होती हैं तब कोई दो वेक्टर कैंसिल होते हैं, इक्वल है, अपोजिट है और अलोंग द सेम लाइन, तो ये कैंसिल कर देंगे। तो अब क्या बचा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दो बचे, तो इन्हीं को प्लस कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो क्या बोलेंगे अब हम, स्पष्टता 3-4 बार लिख दिया, इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे सर आप एक दो बार क्लियरली भी लिख दो, है ना। तो क्लियरली जो C पर तीव्रता कुल आएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल पोजीशन कितनी आएगी बताएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। क्यों आ गया ऐसा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर गए, ठीक है, इन्हें एक दूसरे को काट दिया, निरस्त कर दिया। अब समीकरण 1, 2 व 3 से फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशन से क्या मिलने वाला है हमें, E इक्वल्स टू E1 की वैल्यू क्या है K, और K कितना है बताइए। K अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कूलाम का नियम पढ़ आइए आप, एयर के लिए इतना होता है, मीडियम आता है तो कुछ और होता है, उसमें आपको पिछले वीडियो देखना पड़ेंगे। ठीक, E बराबर इसका मान कितना भर दिया, ये है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। मतलब E2 की वैल्यू भी वही है, E1 की वैल्यू भी वही है, दोनों यहाँ पे भर दिए। तो एक जैसे पता है ना, x प्लस x कितना होता है, 2x होता है। तो अगली स्टेप में क्या आएगा बच्चों, ये आ गया ना, अगली स्टेप में क्या आएगा, 2 आएगा, और मैं एक मिटा दे रहा हूं, है ना, ये अगली स्टेप आ गई। ठीक, परंतु बच्चों, परंतु को बट बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। इन राइट ट्रायंगल COB सबकॉन्टर को दिख रहा होगा आपको, इसमें cos थीटा निकाल लीजिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब आधार बटे कर्ण। OB इज L एंड BC इज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो चाहे इस ट्रायंगल से निकालो चाहे इस ट्रायंगल से निकालो, cos थीटा का मान इतना आएगा। अब ये उठा के इधर भर देंगे तो क्या होगा, E इक्वल क्या बन जाएगा, 2KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इनटू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। फिर से देखिए, बट 2QL क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, पढ़ा था हमने। 2QL की जगह आ गया P
तो ऊपर आ गया k इंटू पी, नीचे क्या है, ये 1 की घात है और ये इस पे स्क्वायर रूट था ना, स्क्वायर रूट का मतलब होता है बच्चों की आधे की घात है, 1 और आधा जुड़ जाएगा तो घात हो जाएगी 1.5 की, 1.5 की मतलब क्या होगा बेटा 3/2 होगा। तो आंसर तो ये आ गया, जैसा पिछले में आया था वैसे ये भी आ गया। अब क्या बोले, अब ये बोले कि अगर डाइपोल बहुत छोटा है तो इफ द डाइपोल इज वेरी शॉर्ट और द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन is at a very far distance as compared to the length of dipole, द्विध्रुव की लंबाई की तुलना में अगर विचाराधीन बिंदु बहुत अधिक दूरी पर है, मतलब क्या कहा कि यदि एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो क्या बोला, एल स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नेग्लेक्ट करने पर, एल स्क्वायर छोड़ दीजिए आप इसमें से, जैसे ही एल स्क्वायर छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा जब एल स्क्वायर छोड़ेंगे, तो देखो जरा एल स्क्वायर छोड़ेंगे तो आएगा ये के पी अपॉन, वैसे इधर अप्रोक्सीमेट इक्वल लिखना चाहिए लेकिन इतना ज्यादा चलन में आ गया है कि इसको बराबर ही लिखते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर पे 3/2 की पावर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा के पी अपॉन आर क्यूब, ये क्या आ गया ई आ गया, दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और इसकी डायरेक्शन के बारे में और देख लो, इसकी डायरेक्शन कहां को आई, वेक्टर p तो हमारा इधर को रहता है, ये माइनस q तो प्लस q चार्ज, और ये आया है इधर को, ठीक। तो इसको हम बोलेंगे, इसके प्रति समांतर है ना, इधर है इधर है, एंटी पैरेलल, क्या बोलेंगे बेटा, एंटी पैरेलल टू वेक्टर p, वेक्टर p के ये कैसा आया, प्रति समांतर आया, वेक्टर p के ये कितना कैसा आया प्रति समांतर आया, एंटी पैरेलल टू वेक्टर p, समझ गए ना बात को। चलो अब आपसे आज ये 2 क्वेश्चन बनने लगेंगे 5-5 नंबर के, इनमें से एक जरूर बोर्ड में आएगा आपको, ठीक। अब एक बार अपन कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा स्पीड में, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में क्या अंतर देखा आपने, अक्षीय और निरक्षीय में क्या अंतर समझ में आया, एक्सियल पोजीशन में और इक्वेटोरियल में क्या डिफरेंस है। तो पहला तो है कि इसमें जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है ये एक्सिस पे रहता है और इसमें पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वेटर पे रहता है, एक अंतर आ गया। एमपी बोर्ड के बच्चों को ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है हिंदी वालों को, इसमें बेचारे 3 बिंदु अक्ष पर होता है, इसमें अक्ष पर होता है। दूसरा क्या, इसमें जो बिंदु क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है वो क्या आता है, k इंटू 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर आता है। इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या आता है, k इंटू पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पे 3/2 आता है। तीसरा डिफरेंस क्या है कि यदि एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, k इंटू 2p अपॉन आर क्यूब बन जाता है, और ये क्या बन जाता है, k इंटू पी अपॉन आर क्यूब बन जाता है। फिर इसमें डायरेक्शन कहाँ को आती है, चौथा अंतर वेक्टर p के अनुदिश आती है, इसमें वेक्टर p के प्रति समांतर आती है। इंग्लिश में बोलेंगे तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन इज अलोंग वेक्टर p एंड इन दिस इज एंटी पैरेलल टू वेक्टर p, ठीक। इसमें डिस्टेंस अगर इक्वल है, एक ही डाइपोल के लिए बात कर रहे हो तो इंटेंसिटी डबल होती है, इसमें इंटेंसिटी हाफ होती है। बच्चों समझ में आया होगा। तो लाइक भी बनता है, शेयर भी बनता है, आपकी कर्तव्य परायणता है, गुरु भक्ति है। अगर आप शेयर करते हो तो इससे ये पता चलता है कि आपके अंदर गुरु भक्ति है। और इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद, पसीना बहाने के बाद गुरु भक्ति डेवलप नहीं हुई तो अगले वीडियो में हम और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। Okay students, meeting in the next video. Till then, bye bye.